जुलाई मैसेज लेक्चर इन बॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेशन है हमारा आज सब्जेक्ट का। तो इसमें हम क्रिपिंग स्टेम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसकी टाइप से जैसे कि मल्टीपल फिशन से, बाइनरी फिशन से, हमने ये सब डिस्कस किया था, बर्डिंग डिस्कस किया था उस सेशन में, फर्स्ट सेशन में। फिर हमने सेकंड सेशन में स्पोर फॉर्मेशंस, इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसके नेचुरल की टाइप्स कुछ किया था, जैसे कि ट्यूबरस रूट का हमने डिस्कस किया था और अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिपिंग स्टेम से हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का एक टाइप्स है, यानी किस तरह प्रोपगेट्स होता है वेजिटेटिवली क्रिपिंग स्टेम में, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्रिपिंग स्टेम में तीन टाइप्स है, एक है रनर, स्टोलन एंड ऑफसेट। अब क्रिपिंग स्टेम होता क्या चीज है, यानी जो स्टेम वीक होता है, इरेक्ट नहीं हो पाते, यानी उसको हम क्या कहते हैं, वीक स्टेम कहते हैं। अगर वीक स्टेम यानी ऑन द सरफेस ऑफ अबव द सरफेस यानी ये रिंगते हुए ग्रो हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिपिंग स्टेम कहते हैं। ओके, तो क्रिपिंग स्टेम में पहला हमारा टाइप्स है वो है रनर। रनर में क्या होता है कि क्रिपिंग मॉडिफाइड स्टेम is not give rise to aerial shoot which become new plant, example oxalis, cynodon, etc. अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है, यहाँ पे ये ऑक्सिलिस का प्लांट है, यहाँ पे ये रूट है, एडवेंटिशियस रूट, और यहाँ पे आप देखिए स्टेम, ये स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ये अंडरग्राउंड स्टेम के जो एक्सिलरी बार्ड्स होते हैं, जो साइड से बार्ड्स निकलते हैं, उसको एक्सिलरी बार्ड्स कहते हैं। तो उस एक्सिलरी बार्ड से क्या निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है। तो वो ब्रांच आगे चले जाते हैं। साथ साथ में इसमें बहुत सारे नोड एंड इंटर नोड्स होते हैं। तो हर नोड से एडवेंटिशियस रूट निकल जाते हैं, साथ साथ में यहाँ से शूट भी निकल जाते हैं। तो बाद में यानी इसको यानी यहाँ से काट भी सकते हैं, नहीं तो इसको यानी इस तरह यानी क्या हो जाते हैं, ये प्रोपगेट होते जाते हैं आगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिया है हमने ऑक्सिलिस, इसी तरह इसमें सेनेडोन में भी होते हैं, जिसको डुब ग्रास भी कहते हैं। तो इसके अलावा दूसरा हमारे पास है, इसकी टाइप्स जो है ये है स्टोलन। स्टोलन भी क्या होते हैं, ये भी एक किस्म का एक रनर होता है। ये क्या कहते हैं, आर रनर्स व्हिच क्रॉस ओवर स्मॉल ऑब्स्टिकल एंड डेवलप स्मॉल प्लैनलेट एट देयर नोड। यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टोलन का एक स्टोलन का है, किस तरह यहाँ पे स्टोलन में प्रोपगेट होते हैं। देखिए, तो इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं फ्रेगेरिया यानी जिसको हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यानी इसमें क्या होता है कि जो इसकी एक्सिलरी बार्ड जो है, उसमें से अंडरग्राउंड जो एक्सिलरी बार्ड्स होते हैं, उसमें से क्या निकल जाते हैं, ब्रांचेस निकल जाते हैं। वो ब्रांचेस क्या होते हैं, वो ब्रांचेस यानी पहले इरेक्ट ग्रो करते हैं, फिर इसके बाद बेंड हो जाती हैं। बेंड होकर किसके साथ टच करते हैं, सॉइल के साथ टच करते हैं। जैसे सॉइल के टच करते हैं, वहां पे एडवेंटिशियस रूट और वहां पे शूट बन जाते हैं। तो इस तरह प्रोपगेट हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें ऑफसेट, जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर, ये ऑफसेट का है। तो ऑफसेट में भी यही एक्सिलरी बार्ड्स में से ब्रांचेस निकल जाते हैं और आगे जाके वहां पे एडवेंटिशियस रूट और शूट बन जाते हैं। लेकिन ये पेरेंट प्लांट्स और इसमें यानी एक इंटरनोड का ही गैप होता है। और जो यहाँ पे शूट बनते हैं, ये शूट जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, रोजेट फॉर्म में होते हैं। रोजेट का मतलब होते हैं कि मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे वहां पे शूट ग्रो हो जाती है, तो उसको हम रोजेट कहते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पिशिया और वाटर लिट्यूस ले सकते हैं आप। तो हमारे पास तीन टाइप्स है क्रिपिंग स्टेम का। एक है रनर, दूसरा है स्टोलन, तीसरा है ऑफसेट। रनर में आपको पता है कि जो एक्सिलरी बार्ड से जो वहां से यानी ब्रांचेस निकल के आगे चले जाते, तो हर नोड पे यानी वहां पे शूट एंड रूट हो जाते हैं। जैसे कि ऑक्सिलिस का एग्जांपल लिया था, उसमें सेनेडोन का एग्जांपल लिया था। इसी तरह स्टोलन में और रनर में इतना फर्क होता है। स्टोलन और रनर में क्या फर्क होता है, स्टोलन में जो एक्सिलरी बार्ड से जो ब्रांचेस निकलते हैं वो थोड़ी देर के लिए वो यानी इरेक्ट ग्रो हो जाते हैं, फिर इसके बाद यानी नीचे की तरफ डाउन होकर सॉइल के साथ टच करते हैं। जहाँ पे टच करते हैं वहां से यानी एडवेंटिशियस रूट और शूट बन जाते हैं, इस तरह प्रोपोगेट हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है फ्रेगेरिया।
ऑफसेट में क्या कहा कि ऑफसेट में जो यहाँ पे एक्सिलरी बार्स से जो ब्रांचेस निकल जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल बनते हैं नोड पे, तो उन दोनों के गैप जो है वो सिर्फ एक इंटरनोड का गैप होता है, और जितने भी शूट वहाँ पे बनते हैं वो रोजेट फॉर्म में होते हैं। रोजेट का मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लीव्स वहाँ पे ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एरियल स्टेम। ये प्लांट आपने देखा होगा, इसको हम ये एक कैक्टी है, इसका नाम है ओपेंशिया। अब क्या कहते हैं, when the segment of cacti fall on the ground and act as a means of vegetative propagation, that is opentia। ठीक, ये ओपेंशिया जो आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो लीफ नहीं है, बल्कि ये क्या है, स्टेम है। एडेप्टेशन के टाइम पे ये मॉडिफाई हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहा है, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर यानी क्या है, एक्चुअली लीफ मॉडिफाई होकर क्या बन गया है, ये स्पाइन बन गया है। तो ये कब हुआ, ये सब जब इस प्लांट ने मॉडिफिकेशन करते टाइम पे ये सब मॉडिफाई हुआ और लीफ को स्पाइन बन गया और स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम इसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, वो नेचुरली फेल डाउन हो जाते हैं और इसको क्या बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। ये हम प्रोपेगेट आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली भी ये इस तरह प्रोपेगेट हो जाती है। तो इस प्लांट का नाम है ओपेंशिया। नेक्स्ट है लीव्स। Some plants develop adventitious buds on their leaves which get detached and develops new plant. Example Bryophyllum। अब जो यहाँ पे लीव्स देख रहे हैं ना, ये लीव्स किसके हैं, ब्रायोफिलम के हैं। तो ब्रायोफिलम के लीव्स के मार्जिन पे बहुत सारे नोचेस है, नोच के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के नीचे एडवेंटिशियस रूट भी होते हैं। तो ये पार्ट्स क्या हो जाते हैं, यहाँ से डिटेच हो जाते हैं, फिर नीचे जाके जब सॉइल में फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो ये इस बात को एक फिर से नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इसके अलावा और कुछ प्लांट है बिगोनिया, जैसे कि उनमें थोड़ा सा यानी हम कट लगा के फिर मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, तो फिर वहाँ पर भी यानी उन लीव्स में भी क्या बन जाते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं, उनके थ्रू भी यानी नेचुरल क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ये है bulbil। These are fleshy buds produced in the axil of foliage leaves in place of axillary buds. They grow to form new plants when shaped and fall on the ground। अब होता क्या चीज़ है, देखिए ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है प्लांट्स का है। यहाँ पे जो यूजुअली एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड जो है इस प्लांट ने मॉडिफाई होकर एक फ्लैशी बर्ड बनाया है। इस फ्लैशी बर्ड को हम क्या कहते हैं, बल्बिल। फिर ये बल्बिल क्या हो जाती है, यानी इस पेरेंट प्लांट से ये डिटेच हो जाती है, डिटेच होके फिर इस बल्बिल के थ्रू फिर नया प्लांट जो है प्रोपेगेट हो जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारे प्लांट्स में भी बनते हैं, जैसे कि बल्बिल क्या कहते हैं, बल्बिल ऑक्सिलिस में है, एगोवा स्पीशीज में है, एलेनसेटम है, एलेनसेटम जिसको हम गार्लिक को कहते हैं, इनमें भी यानी बल्बिल के थ्रू यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाती है। Now another types is artificial method of vegetative propagation। जो अभी हमने पहले कर रहा था वो सब क्या था, वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या होते हैं, देखिए यानी gardeners and horticulturists have employed the various methods of vegetative propagation adapted by the plant in nature। यानी बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होते हैं, यानी उनको जो बहुत सारे गार्डनर्स ने, बहुत सारे हॉर्टिकल्चर्स ने क्या किया है, उनको यानी एडप्ट करके उनको यानी आर्टिफिशियली उनको ग्रो किया है वेजिटेटिवली। इसमें ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। दिस मेथड्स आर मीन फॉर, ये मेथड्स जो आर्टिफिशियल जो प्रोपेगेशंस होते हैं वो किसके लिए होते हैं, क्यों किया जाता है, क्विक प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। यानी कोई भी प्लांट्स के यानी न्यू प्रोडक्शन बहुत सारे बनना है लिमिटेड टाइम में, तो उस वक्त हम किस प्रोपेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव का इस्तेमाल करते हैं। या कंबाइनिंग ऑफ गुड क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट वेराइटीज, यानी दो वेराइटीज की कैरेक्टर को कंबाइन करके एक प्लांट में लाना है, तो उस टाइम पे किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसी मेथड का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। ठीक, तो यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियल में ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट होते हैं, मैन मेड
वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें एक टाइप्स है जिसको हम क्या कहते हैं, कटिंग। Cutting is a method of vegetative propagation in which the portion of stem, leaf or roots detached from the mother plants induced to rooting and shooting in a proper medium। इसमें क्या करते हैं कि मदर प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स के रूट या लीव्स या स्टेम को काटते हैं, फिर इसमें यानी आर्टिफिशियली रूट इंड्यूस करवाते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। यानी किसी प्लांट के स्टेम को काट के, किसी प्लांट के रूट को काट के या किसी प्लांट के लीव्स को काट के फिर इसको प्रोपगेट किया जाता है आर्टिफिशियल उसमें रूट को इंड्यूस करके। तो इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं इस चीज को। तो कटिंग में क्या होता है कि कुछ में किसी में रूट कटिंग किस में होते हैं, जैसे कि रूट कटिंग आर यूज्ड टू प्रोपगेट सैटर्न एंड टर्मेरिन। यानी सैटर्न एक सैटर स्पीशीज है और टर्मेरिन जिसको हम इमली कहते हैं। तो इनमें रूट कटिंग करके इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लीफ कटिंग, यानी लीफ कटिंग आर यूज्ड टू प्रोपगेट बिगोनिया ब्रायोफिलम, यानी ब्रायोफिलम के प्लांट्स में से या बिगोनी के प्लांट्स के यानी लीफ काट के यानी इनके लीफ के थ्रू यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी स्टेम कटिंग में समटाइम्स द स्टेम कटिंग आर ट्रीटेड विद रूटिंग हार्मोन्स IBA फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स। यानी IBA का मतलब होता है एंडोब्यूटेरिक एसिड। यानी इसमें क्या होते हैं कि यानी किसी प्लांट की स्टेम या ब्रांच को काटना हो, यानी उसको काट के फिर यानी प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी किसी स्टेम में यानी रूट को इंड्यूस होने के लिए टाइम लगता है, उस टाइम पे हम एक हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है IBA यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। यानी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड एक हार्मोन्स है जिसके थ्रू यानी उनमें उन जो हमने स्टेम लिया या ब्रांचेस लिया काट करके, तो उनमें आर्टिफिशियली हम रूट को इंड्यूस जल्दी से कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है जिसमें यानी क्या कहते हैं स्टेम कटिंग किया जाता है, वो ग्रेप्स है, शुगर केन है, रोज है, बोगेनविलिया है, दतुरा है। तो इनमें स्टेम कटिंग करके वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है। नेक्स्ट लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल रूट इंड्यूस करके यानी प्रोपगेट किया जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग की दो टाइप्स है, एक है मॉन्ड लेयरिंग और दूसरा एयर लेयरिंग है। मॉन्ड लेयरिंग पहले हम डिस्कस करेंगे। मॉन्ड लेयरिंग क्या होती है, कॉमन मेथड्स ऑफ प्रोपगेटिंग हर्बिशियस प्लांट। यानी ये मॉन्ड लेयरिंग जो है वो किस प्लांट में होते हैं, हर्बिशियस में होते हैं, हाफ्स में होते हैं। ये हाफ्स में किया जाता है, ये आर्टिफिशियल हाफ्स में किया जाता है। लोअर ब्रांचेस ऑफ स्टेम इज बेंड डाउन एंड पार्शियली डिफोलेटेड। यानी जो हाफ्स में सबसे लोअर ब्रांचेस होते हैं, लोअर ब्रांचेस, उसको क्या किया जाता है, बेंड डाउन किया जाता है, उसको बेंड किया जाता है। यानी बेंड करने के लिए आप इसमें कोई भी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी यानी वेट को इस्तेमाल करके कि यानी लोअर ब्रांच में अगर रखा दे तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड होने के बाद यानी एक जगह पे इसको क्या करना है, जहां बेंड होके सॉइल के साथ टच हो जाते हैं ना, वहां पे जितने भी लीव्स है यानी इसको डिफोलेटेड करना है। डिफोलेटेड में लीव्स को रिमूव करना है और उसी जगह पे छोटा सा कट लगाना है। ठीक है, फिर कट लगा के ये इंश्योर करना है कि यानी वो काट पोर्शन जो जहां डिफोलेटेड किया वहां पे काट लगाया वो यानी सॉइल में टच होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल इसके ऊपर रखना चाहिए। फिर और भी एक चीज याद रखना है कि उसके थोड़ा सा शूट जो है वो ऊपर निकल के होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ना ये बेंड करके ये वाला टच हुआ किसके साथ, सॉइल, फिर ये छोटा सा उसका पार्ट जो है शूट का वो सॉइल से ऊपर निकला हुआ है। ठीक, इस तरह होना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद जहाँ पे काट लगाया वहां पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाते हैं। तो एक फिर इसके बाद यानी इसको यहाँ से मदर प्लांट से इसको सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से काट के, क्योंकि यहाँ पे शूट भी बन गया और रूट भी बन गया, इसको अलग से इसको प्रोपगेट कर सकते हैं। इस तरह ये किस में होता है, ज्यादातर किस में किया जाता है, ये प्रैक्टिस जैस्मिन में किया जाता है, ग्रेपवाइन में किया जाता है, चेरी में किया जाता है। तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या कहते हैं, मॉन्ड लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट एयर लेयरिंग, common in shrubs and trees which do not possess branches near the ground. Ring of bark is removed. The girdle portion is covered with the moist grafting clay. अब इसमें क्या हो जाता है, जो हम इससे पहले हमने किसकी डिस्कस किया,
मोन लेयरिंग। मोन लेयरिंग में क्या होता था, यानी लोअर ब्रांच को बेंड करके यानी सॉइल के साथ टच करता था। लेकिन ऐसा कुछ प्लांट, खासकर जो ट्रीज होते हैं, शब्स होते हैं, उनकी लोअर ब्रांच जो है बेंड करके सॉइल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं। तो एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, किस तरह किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये एक या दो, कोई भी आपकी मर्जी है, जितने भी ब्रांच को चूज करने आपने। फिर यहाँ पे क्या करना है, वहां पे जो बर्क होता है ना, छिलके को यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है, उतरना है पूरा। इसको क्या कहते हैं, एक गडल जैसा बन जाता है यहाँ पे। फिर इसके बाद छिलकों को उतरने के बाद फिर इसके बाद क्या करना है, हमने क्ले लाना है, मिट्टी। फिर इसके बाद हमने क्या लाना है, मिट्टी के साथ यानी काऊ डंग और कॉटन और वाटर थोड़ा मिक्स करके फिर जहां पे हमने बर्फ को, छिलके को उतारा था, वहां पे लगाना होता है। फिर उसके ऊपर पॉलीथीन के साथ टाइट करना है। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुट्टी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुट्टी। फिर इसके बाद तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद जहां पे हमने छिलके को उतारा था, काट किया था, एक गडल बना था, तो वहां पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाती है। ठीक, फिर रूट, जैसे एडवेंटिशियस रूट ग्रो हो जाती है, तो इस प्लांट को यहां से मदर प्लांट से काट किया जाता है, फिर नया इंडिविजुअल बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह प्रोपेगेट करने को हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्राफ्टिंग। ये आपने सुना भी होगा, ये कॉमन एक मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ये जब साइंस ऑफ हॉर्टिकल्चर एस्टेब्लिश होने से पहले यानी इस ग्राफ्टिंग की मेथड्स को यानी क्या करते थे, यानी ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिस करते थे। तो इसमें क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स आर ज्वाइंट इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज 1 प्लांट्स। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स के पार्ट्स को ज्वाइन करके, एक करके ग्रो किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं, यानी जिसको हम पेवन भी कहते हैं, पेवन लगाना। तो ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन द 2 क्लोजली रिलेटेड डाइकोटिलेडोनस प्लांट कॉल्ड एज सेकंड। यहाँ ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हर प्लांट्स जो है, हर प्लांट्स के साथ ग्राफ्टिंग नहीं हो सकते। ग्राफ्टिंग होने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए, यानी 2 क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर एप्रिकॉट में आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो दूसरा प्लांट जो इस्तेमाल कर रहा है ग्राफ्टिंग के लिए, वो भी एप्रिकॉट का होना चाहिए, बिल्कुल यानी क्लोजली रिलेटेड प्लांट होना चाहिए। यानी यहाँ पे 2 प्लांट्स की 2 पार्ट यानी इस्तेमाल करता है। यानी एक यहाँ पे इस जो रूट वाला पोर्शन जो है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। यानी स्टॉक वाला पोर्शन जो है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं। यानी वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब होता है, रिलेटिव्स का यानी इसमें क्या कैरेक्टर होता है, यानी इसमें जैसे कि डिजीज फ्री है, वायरस फ्री होते हैं, इसमें डिजीज रेजिस्टेंट मतलब डिजीज रेजिस्टेंस इसमें होते हैं, और मिनरल और वाटर ऑब्जर्वेशन की एफिशिएंसी यानी इसमें ज्यादा होते हैं। फिर दूसरा पार्ट जो दूसरे प्लांट से लाया है, दूसरा जो ट्विग्स हम लाते हैं, यानी उसमें क्या होता है, शूट की क्वालिटी ज्यादा होती है, शूट की क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कि फ्रूट की क्वांटिटीज उसमें ज्यादा ग्रो करना, या फ्रूट की क्या कहते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी होना। तो इन अलग अलग इस दोनों में क्या है, कैरेक्टर है। दोनों अलग कैरेक्टर को यानी क्या करना है, हमें इसमें कंबाइन करके एक प्लांट करके उसको ग्रो करना होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इस वाला पोर्शन जो हमने दूसरे प्लांट से लाया है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। जो ऑलरेडी वहां पे था रूट सिस्टम को, यानी उस रूट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ और एक चीज याद रखना है कि यहाँ जो हमने सेकंड लाया, सेकंड दूसरे प्लांट से हमने लाया, वो सेकंड जो शूट वाला पोर्शन, यहाँ पे जितने भी यानी इसमें क्या होना चाहिए, बार्ड जो है अटैच होना चाहिए, बार्ड्स होना चाहिए, क्योंकि आगे जो फर्दर ग्रोथ होगा वो कहाँ से होगा, बार्ड से होगा। तो यहाँ पे बार्ड्स होना जरूरी है। और जो रूट में ये ध्यान रखना है, रूट वाला पोर्शन में जिसको हम स्टॉक कहते हैं, तो स्टॉक में जितने भी बार्ड्स है उसको हम क्या करना है, रिमूव करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यानी इन दोनों को ज्वाइन करना है, इस तरह ज्वाइन कर, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस तरह ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के बाद इसको अच्छी तरह यानी बांधना होता है, टाइट करना होता है, ताकि वाटर यानी एवापोरेशन ना हो। तो इस तरह यानी क्या करते हैं, 2 वैरायटीज को यानी कंबाइन करके एक प्लांट्स के अंदर लाते हैं, एक दो कैरेक्टर को, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो कुछ ग्राफ्टिंग में यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है स्टॉक,
एग स्टॉक के अंदर, एग स्टॉक पोर्शन में यानी 2 सेकंड को हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को हम क्या करते हैं, क्रोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग है। बड ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं कि बर्ड्स को बर्ड के साथ बर्ड्स को लेके यहाँ पे इंसिशन बनाया हुआ है ना, इस इंसिशन में इसको क्या करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। यानी इसमें ये ध्यान रखना है कि इसकी कैम्बेम साथ होना चाहिए, कैम्बेम आपस में मिलना चाहिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर जोड़ने के बाद या वैक्स लगाते हैं या क्ले लगाते हैं, फिर इसके बाद या किसी धागे के साथ या नहीं तो किसी बैंडेज के साथ इसको यानी टाइट करना होता है, ताकि यानी अंदर से वाटर वेपर बन के बाहर ना जाए, इसलिए इसको यानी अच्छी तरह टाइट करना होता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग में यानी 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को, 2 प्लांट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के एक ही प्लांट के अंदर ग्रो किया जाता है। तो जैसे कि एप्पल्स है, एप्रिकॉट है, इन सब में किया जाता है ये सब। नेक्स्ट आपका है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा टिश्यू कल्चर, क्योंकि टिश्यू कल्चर का अलग से टॉपिक है, अलग से इसमें आपका सब टॉपिक है। तो टिश्यू कल्चर का मैं थोड़ा सा बता दूं कि टिश्यू कल्चर को यानी माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। ये टिश्यू कल्चर भी क्या है, एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, देखिए टिश्यू कल्चर में कोई भी सेल या ऑर्गन या टिश्यू को लेके यानी लेबोरेटरी में इसको कल्चर किया जाता है, यानी इन विट्रो यानी लेबोरेटरी के अंदर इसको, या इन वेवो नहीं, इन विट्रो इसको यानी ग्रो किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गन, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स की लीफ से कोई सेल लाया यहाँ पे, इसको किस में डाला, एक मीडियम में ये सेल डिवाइड होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा। यानी इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, केलोस कहते हैं। फिर ये केलोस को फिर वहां पे फिर से न्यूट्रिएंट यानी ऐड करने के बाद यहाँ शूट और रूट यहाँ डिफरेंशिएट हो जाते हैं। फिर लेबोरेटरी के अंदर, पेट्री डिश के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लांट बन जाती है। फिर इसके बाद आस्ते आस्ते इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, यानी फील्ड में लेके जाते हैं, फिर फील्ड में ग्रो किया जाता है। तो ये इस तरह यानी लेबोरेटरी के अंदर क्या किया जाता है, एक प्लांट को ग्रो किया जाता है फ्रॉम सिंगल सेल से, या कोई छोटी सी ऑर्गन से या छोटी सी टिश्यू से एक प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर का मेन मकसद क्या होता है यहाँ पे, यानी टिश्यू कल्चर से जितने भी प्लांट्स बनते हैं वो क्या होता है, यानी डिजीज फ्री प्लांट बन जाते हैं, वायरस फ्री प्लांट बन जाते हैं, और हैप्लॉइड क्या डायप्लॉइड यानी हैप्लॉइड क्या बन जाते हैं, होमोज़ाइगोस डिप्लॉइड प्लांट बन जाती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है किसकी, टिश्यू कल्चर्स के। यानी टिश्यू कल्चर भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? Vegetative propagation is the only method of reproduction in those plants which have lost their capacity to produce seed, that is banana, seedless grapes, orange, etc. यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेन इम्पोर्टेंट है, यानी कोई भी ऐसा प्लांट जिसके सीड जो है वो ऐसा यानी वो ग्रो होने की कैपेसिटी उसने लॉस्ट किया हो, तो उनमें ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू वो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन सीड तो बनता है लेकिन ग्रो नहीं हो जाते, यानी उन प्लांट में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लांट विच हैव पुअर क्वांटिटी ऑफ वायबल सीड आर मोस्टली प्रोपगेट वेजिटेटिव, यानी ऐसा प्लांट जिसमें सीड है लेकिन वायबल सीड बिल्कुल कम है, वायबल सीड नहीं है, कम है, तो उन केसेस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू यानी ये हम प्रोपगेट कर सकते हैं। प्लांट विच हैव पुअर सीड वायबिलिटी एंड prolonged seed dormancy reproduce mostly by vegetative methods are repeat easier and less expensive, यानी प्लांट्स में जो सीड है लेकिन वेबल बिल्कुल इसमें वेबल सीड या कम है या नहीं है, या इसमें क्या कहते हैं, या कोई सीड ऐसा जो बिल्कुल डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव, बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं, तो उस सूरत में क्या करते हैं कि उन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उसको रिप्रोड्यूस करते हैं।
The greatest advantage of vegetative propagation is that a plant biotype retained and multiplied definitely without any change of variation. यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एक कैरेक्टर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्चुअली एक किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है. तो जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं. किसके साथ? पेरेंट के साथ. तो पेरेंट में जो कैरेक्टर है वो किस में रहते हैं? ऑफस्प्रिंग में भी रहते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोटाइप्स कहते हैं. यानी अपना कैरेक्टर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऐसा होता है कि ये कैरेक्टर जो है वो इसमें वेरिएशन नहीं आते हैं, चेंज नहीं होते हैं. तो ये कुछ क्या है इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या कहते हैं कि ऐसा एक मेथड्स है प्लांट विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. ऐसा प्लांट जो इसने सीड बढ़ने की कैपेसिटी उसने छोड़ दी हो, यानी उसमें कोई कैपेसिटी नहीं है सीड बढ़ने का, उन प्लांट में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके लिए बेनिफिट्स होते हैं. तो प्लांट्स जो सीड तो बनते हैं लेकिन वेबल सीड नहीं है या वेबल सीड कम होते हैं. वेबल सीड का मतलब जो सीड ग्रो करने की कैपेसिटी होता है उसको वेबल सीड कहते हैं. तो वो वेबल सीड अगर है या कम है तो कम है या नहीं है, तो उन केसेस में क्या हो जाते हैं कि ये प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए बेनिफिट्स होते हैं. नेक्स्ट, प्लांट विच हैव पुअर सीड वेबिलिटी और प्रोलॉन्ग सीड डॉर्मेंसी. जो प्लांट जिसके सीड जो है लंबी देर तक डॉर्मेंसी रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो उन केसेस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक किस्म का क्या रह जाती है, इसके लिए बहुत से बेनिफिट्स रह जाती हैं. The greatest advantage of vegetative propagation is that the plant biotype retain and multiply indefinitely without any change of variation. यानी जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो बायोटाइप. बायोटाइप कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होते पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो बिल्कुल रिटेन रहते हैं. जो कैरेक्टर पेरेंट में था वो ऑफस्प्रिंग में रहते हैं. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो इनडेफिनिटली जल्दी से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है. ये एक इम्पोर्टेंस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के इम्पोर्टेंस है. इसके पहले हमने इसकी बहुत सारे टेप्स पढ़ा. ऐसे क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने नेचुरल मेथड भी पढ़ा और आर्टिफिशियल मेथड्स भी पढ़ा. ठीक. तो नेचुरल में हमने पढ़ा कि किस तरह नेचर में नेचुरली प्लांट्स में किस तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाते हैं, और आर्टिफिशियल में यानी किस तरह ह्यूमन बीइंग इसमें यानी प्लांट्स में प्रोपगेट किया जाता है आर्टिफिशियली. यानी इसलिए किया जाता है ज्यादातर आर्टिफिशियली प्रोपगेशन ताकि वो कमर्शियली यानी प्रोडक्शन करने के लिए, यानी इसलिए बहुत सारे इनका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक. तो ये पूरा यानी लेक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आज यहाँ तक है. बाकी थैंक यू, शुक्रिया. Welcome back. This is our third lecture. Class 10th linear equation in two variable, pair of linear equation in two variable हम पढ़ रहे थे. ठीक है. लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्विंग दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय अल्जेब्रिकल मेथड. अल्जेब्रिकल मेथड में आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. ठीक है. हमने करा था. ठीक है. अब आपको क्या करनी है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक्सरसाइज पे जाइएगा. शाबाश. एक्सरसाइज पे जाके कोई भी एक क्वेश्चन को लेके आपको तीनों मेथड से सॉल्व करनी है. ठीक है. तीनों मेथड में आपको सब्स्टिट्यूशन लगानी है, एलिमिनेशन मेथड लगानी है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको लगानी है. ठीक है. साथ में ग्राफिकल मेथड जो कि हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है. आज हम करने जाएंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है. आपके पास दिस इज द थर्ड लेक्चर है. ग्रेट. सपोज मान लीजिएगा कोई भी ऐसा इक्वेशन है. ठीक है. मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ऐसा है. ठीक है. जैसा आपके पास 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 4. ये पहला इक्वेशन है. एंड द सेकंड इक्वेशन इज मान लीजिए आपके पास है 5/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6. ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन है. ये भी पेयर ऑफ इक्वेशंस है. ठीक है. दिस इज आल्सो ए पेयर ऑफ इक्वेशन. ठीक है. अब हम पढ़ने जा रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल.
यहां पे भी वेरिएबल दो हैं, एक्स वाई है, इक्वेशन भी है, पेयर भी है। क्या ये लीनियर है कि नहीं है? अब आप मुझे बताइए, क्या ये लीनियर है कि नहीं है? थोड़ा सोच के बताइएगा। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए होती है लीनियर के लिए, वो वेरिएबल न्यूमरेटर में होनी चाहिए। जब आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऊपर लेके आते हैं तो ये क्या बनता है साहब, 2 इंटू एक्स रेस पावर -1। एक्स रेस पावर क्या है, -1 है, और लीनियर के लिए पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, ये भी लीनियर नहीं है। हाँ अलबत्ता पेयर ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर यहां पे मिसिंग है। पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वहां पे लीनियर नहीं है। लीनियर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, यहां पे 1/x है, तो हमेशा देखिए भाई 2/x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं, राइट। 2 1s are 2, अगेन 2/x हो जाएगा। अब मैं इस 1/x को मैं कुछ और चीज मानता हूं, a मानो, b मानो, p मानो, s मानो, q मानो, r मानो, अलिफ मानो, बे, का, खा, कुछ भी, ठीक है। हम मानेंगे p मानेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं सर, 1/x को, इस 1/x को मैं क्या करता हूं, p मानता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/x क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा 2 इंटू p हो जाएगा, क्योंकि 1/x को आपने क्या माना है, p माना है, तो ये 2p हो जाएगा। तो जहां पे 2x है वहां पे 2/x है, वहां पे 2p हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास 3/y है, ये जो 3/y है, ये जो 3/y है, 3/y, 3 इंटू 1/y, ये 1/y को मैं कुछ और वेरिएबल मानता हूं, मान लो इसको मैं q मानता हूं, तो 3/y क्या हो जाएगा सर, 3q हो जाएगा, ठीक है। बस यही मैनिपुलेट करनी है, ठीक है। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट में है, आपको क्या करनी है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको वेरिएबल्स को मानना है, ठीक है। मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो क्या किया आपने, लेट 2/x को आपने माना p, सॉरी 2/x को नहीं है, दिस इज 1/x है, ठीक है। 2/x है, आपके पास है 2/x है, इस 2 को नहीं लिखना, ठीक है। तो आपके पास 1/x को आपको माननी है, 1/x को 1/x है, इसको आपको p माननी है, एंड 1/y को आपको माननी है, q माननी है, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, जहां पे 1/x से वहां पे p है, तो 2p हो जाएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू, तो हो जाएगा सर 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है, राइट। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन 5/x है, इसका मतलब क्या हुआ, 5/x यानी 5p प्लस 5p प्लस 3/y मतलब 3q इज इक्वल टू 6 है, राइट। यहां पे क्या है, दिस इज 3/y है, तो ये हो जाएगा 3/y, यहां पे 3, यहां पे आप 3 लिखिएगा, 3q हो जाएगा। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी आपको 1/x को हमने p माना, 1/y को हमने q माना, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 4, 5p प्लस 3q इज इक्वल टू 6 है। ये आपके पास पहला दूसरा इक्वेशन हुआ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 3 4 भी करें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर क्यों, क्योंकि वेरिएबल आप p और q हुआ, ठीक है। p और q वेरिएबल है, और p का पावर 1 है, q का पावर 1 है, दोनों में, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहां पे आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आया, तो ये आपके पास वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप इसको चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस से, चाहे ग्राफिकली सॉल्व करें, p और q की वैल्यू ले आओ, ठीक है। इसको आपको खुद करनी है, आगे आपके पास होमवर्क है, ठीक है। मान लीजिए सपोज, आंसर नहीं है ये, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए p आया, मान लीजिए हाफ आया, 1/2 आया, हमें p नहीं चाहिए, हमें x और y चाहिए। अब आप जानते हैं p इज इक्वल टू 1/x हुआ, इसका मतलब सर 1/x इज इक्वल टू हाफ है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरह q की कुछ वैल्यू आएगी, q इज इक्वल टू 1/y है, तो वहां से आपको y निकल के आनी है, ठीक है।
क्या करनी है, बहुत सिंपल सा था, क्या था आपके पास, जब भी रिड्यूस करनी है आपको क्या करनी है, कुछ सेट को आपको P माननी है, Q माननी है, या S माननी है, T माननी है, ठीक है। मान लीजिए कुछ और है, सपोज आपके पास है सर 4 ओवर x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 5 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर और एक है आपके पास, मान लीजिए 1 ओवर x प्लस वाई प्लस 3 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास 8 है। डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम होना जरूरी है। अगर यहां पे x है तो यहां पे x है, यहां पे x प्लस वाई तो यहां पे x प्लस वाई है, x माइनस वाई तो यहां पे x माइनस वाई है। अब आप क्या करेंगे, 1 ओवर x प्लस वाई को हमेशा ऊपर ये वाला 4 अपॉन नहीं 1 ओवर x प्लस वाई, ठीक है। तो मानेंगे क्या सर, लेट 1 ओवर x प्लस वाई इज इक्वल टू p and 1 over x minus y is equal to q। तो 1 over x minus y is equal to p and 1 over x minus y is equal to q माननी है। तो जहां जहां x plus y है तो आपको क्या करनी है, यहां पे ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये वाला क्या सेट रहेगा, ये वाला आपके पास रहनी है क्या, दिस इज नथिंग बट ये रहेगा सर 4p, क्लियर है। और ये क्या कन्वर्ट होगा सर, ये क्या चेंज हो जाएगा, दिस इज क्या रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा 5q। इसी तरह ये वाला कन्वर्ट रहनी है, यहां पे 1 था, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 ओवर x प्लस y को आपने p माना है, ठीक है। तो इसको काटें, इसको काट के क्या लिखनी है आपको, यहां पे p हो जाएगा, प्लस ये 3 अपॉन x माइनस वाई है, ठीक है, इसको भी काट के फेंक दें, ठीक है। तो ये क्या रहेगा सर, दिस इज 3 इंटू q। तो ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल है यहां पे p और q है, P और Q की सॉल्व करें, आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस कुछ भी लगाइए, लगा लीजिएगा। लगाने के बाद P और Q वैल्यू निकालने के बाद P इन टर्म्स ऑफ x है, Q इन टर्म्स ऑफ P इन टर्म्स ऑफ x प्लस y है, Q इन टर्म्स ऑफ x माइनस y है। वहां से अगेन आप सॉल्व करेंगे, अगेन आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करें, आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे से आप यहां से आप खुद करेंगे, ठीक है। अगर कुछ चीज नहीं आता, ठीक है, देखिए 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तभी आपको आनी है क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस करें, मुझ पे हमेशा डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है, अपने टीचर्स पे भी हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना, आपको खुद से करनी है, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट करें, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो है कंटेंट खत्म हुआ है, ठीक है, कंटेंट खत्म हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो चीज पढ़ा, क्या पढ़ा सर, शुरू में हमने इंट्रोडक्शन दी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ग्राफिकली क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकली होता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खुद क्या होती हैं, सॉल्यूशंस क्या रहती हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्या मुराद है, ठीक है, सॉल्यूशंस को निकालने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन हो सकता है आप किसे निकालें, सॉल्यूशन हो सकता है आप ग्राफिकली निकालें। जब ग्राफिकली की बात होती है तो 2 लाइन आपको देखने को मिलेगा एक प्लेन में, ठीक है, प्लेन में लाइन या तो पैरेलल रहती है या कोइंसाइड रहती है या इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सॉल्यूशन की नेचर चेंज होती है। देन आपके पास क्या रहती हैं, कंडीशंस, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं तो क्या होती हैं, ठीक है। हमने रेशियो के ऊपर कंडीशन करी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। जब आप रेशियो को कंपेयर करते हैं वहां से आपको देखने को मिलता है कि सॉल्यूशंस की नेचर क्या रहती है। देन मूव ऑन टू द algebraical way of solving pair of linear equation। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तीनों को हमने सही से पढ़ा, ठीक है। आप सॉल्व करें क्वेश्चंस। देन आपके पास आज हमने क्या पढ़ा, कोई भी इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हमने अभी अभी करा, उसको कैसे करनी है वो हमने आज सीखा, ठीक है। सपोज आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, मान लो आपके पास एक टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए सर आपके पास है, दिस इज 3.5 एक्सरसाइज 3.5, चाहे सीबीएसई बुक हो चाहे एनसीईआरटी हो, कोई इश्यू नहीं है, बुक सेम है। एक्सरसाइज 3.5 में दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। कहता क्या है, देखिए ध्यान से, कहता क्या है, हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड उसको अलजेब्रिकली आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मैं यहां पे लिखता नहीं है, आपके पास बुक है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। A fraction becomes 1/3 है, ध्यान से देखिए,
फ्रिक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, हमें नहीं मालूम फ्रिक्शन। वो बोल रहा है कि आप फ्रिक्शन निकालिए। वो फ्रिक्शन जो बनता है 1/3 जब आप 1 ऐड करते हो, 1 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4 जब आप 8 को जो है ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। वो फ्रिक्शन क्या है, सॉल्व करें आप। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम फ्रिक्शन क्या है। लेट फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन को मान लीजिए आप x/y। ठीक है, नहीं मालूम। फ्रिक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या कह रहा सर, पहले इट बिकम्स, ये जो फ्रिक्शन 1/3 बनता है जब आप 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब आप न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटायर फ्रिक्शन 1/3 के बराबर निकलती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पहला क्या कहती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या हुआ, ये जो फ्रिक्शन है 1/3 बन पाएगा कब, जब आप न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को टच न करेंगे। तो यहां से इक्वेशन निकल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है सर, सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट बिकम्स व्हाट 1/4। ये 1/4 बनता है कब सर, जब आप डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर आपको y है, वहां पे आप 8 जो है ऐड कर रहा। तो ये जो बातें हैं इक्वेशन के फॉर्म में हमने चेंज करा। अब हमें चाहिए मेनली फ्रिक्शन में x है, y है। x और y हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 3 into x। तो ये सर रहेगा सर 3 into x minus 1 is equal to y1 za y। ग्रेट, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये वाला क्या बनेगा सर, दिस इंप्लाइज, ये वाला जब आप क्रॉस करेंगे तो 4x is equal to, ये y plus 8 है, y plus 8 है। क्लियर है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सर 3 को x से मल्टीप्लाई करनी है, 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये 8th क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव आपने सही से पढ़ा होगा। 3 into x करेंगे साहब, 3 into 1 करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, इट बिकम्स सर 3x minus 3 is equal to y, और ये आपके पास है 4x is equal to y plus 8 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करिएगा, x और y को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, कांस्टेंट को उधर ले जाइए, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास जो बनेगी, क्या बनेगी सर, इसको मैं थोड़ा घटाता हूं यहां से, है ना, इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल्ड करता हूं। तो यहां से क्या हुआ, दिस इज सर 4x नेगेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 8 है। और यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ सर, दिस इज 3x minus 3x, इसको काटते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है सर, दिस इज 3x और y को इधर ले जाइए, 3 को उधर ले जाइए। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करें, आपकी मर्जी, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से करें, क्रॉस से करें, ग्राफिकली करें। हमें क्या चाहिए, x और y निकालनी है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x और y निकालनी है। तो एलिमिनेशन मेरे को थोड़ा ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, हमेशा आप एलिमिनेशन लगाइए, एलिमिनेशन ज्यादा इजी है। क्यों, y की कोएफिशिएंट सेम हो रहा, यहाँ पे नेगेटिव y है। ठीक है, नेगेटिव y है। तो आप क्या करें, इसको ऐड करें, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ये दोनों जब आप ऐड करते हैं, नेगेटिव y नेगेटिव पॉजिटिव y, नेगेटिव y, जब आप सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी ऐड ना करना, जब आप ऐड करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करें, शाबाश। ठीक है, तो कलर को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे दिस इज y, दिस इज x, 3x, 3, दिस इज 4x इज इक्वल टू, दिस इज 8 है, और 3x minus 3y, 3x minus y is equal to 3। हाँ, सॉरी, दिस इज 3x minus 3 is equal to 3x minus y है, this is y, 3x minus y is equal to 3 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में से 3x गया तो x बचा, इज इक्वल टू 8 में से 3 गया तो 5 आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, x इक्वल टू 5 आया। अब इस x इक्वल टू 5 यहां पे पुट करें, यहां पे पुट करें, y निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप न्यूमरेटर क्या आया, न्यूमरेटर मेरे पास आया
5 डिनोमिनेटर आप खुद निकालिएगा, चाहे इसमें पुट करें, चाहे इसमें पुट करें, चाहे इसमें पुट करें, यहां से आप y निकालिएगा तो आपके पास रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आएगा। कंप्लीट सबको मालूम पड़ा? ग्रेट, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.1 से, ठीक है। 3.1 से आपके पास एक्सरसाइज है लगभग 3.6 तक, ठीक है। तो 3.6 तक आपको जानी है। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमें कहां तक डिस्कस करनी है? एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करनी है, ठीक है। अगेन सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शाबाश। हाँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला 2.1 एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। क्या कह रहा है सर? Form a pair. If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a friction reduces to 1. आपके पास क्या है सर? एक फ्रिक्शन है, हमें वो फ्रिक्शन निकालनी है। जब आप फ्रिक्शन को हम x ओवर y मानेंगे, ठीक है। आपके पास फ्रिक्शन है x ओवर y है। पहला कंडीशन है if we add 1 to numerator, जब आप 1 न्यूमरेटर पे ऐड करेंगे and subtract 1 from denominator, जब आप डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, a friction reduces to 1, ठीक है। ये पहला कंडीशन। दूसरा, इट बिकम्स हाफ। यही जो फ्रिक्शन है सर, ये बनता है हाफ। कब सर? इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को टच ना करें, डिनोमिनेटर में ही आपको 1 ऐड करनी है। व्हाट इज द फ्रिक्शन? तो वो फ्रिक्शन क्या रहेगा? तो क्या हुआ? आपके पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन वाई प्लस। हाँ, क्वेश्चन है कोई भी आपके पास फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन में जब आप पहला कंडीशन न्यूमरेटर पे 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो फ्रिक्शन है वो 1 के बराबर आता है, तो कंडीशन ये आया। वही फ्रिक्शन पे जब आप डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को टच ना करता हो, वो फ्रिक्शन आता है हाफ। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन? तो आपको वो फ्रिक्शन निकालना है, यानी x और y निकालनी है। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक निकल जाएगा, यहां से भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकल जाएगा। आपके पास इंटायर इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आ जाएगा, लेकिन हमारे पास कंडीशन है आपको एलिमिनेशन मेथड से ही लगानी है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है सर। तो मेरे पास एलिमिनेशन मेथड ही लगानी है आपको, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन, कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। याद रखना, मैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को नहीं करूंगा, ठीक है। डिपेंड आप मुझ पे होली सोली डिपेंड ना रहना, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करनी है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है तो मैं 2 करूंगा, आपको 8 करनी है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछेगा, ठीक है। ग्रेट। तो हमने आज तक क्या पढ़ा सर? आज तक क्या पढ़ा आपने 3 लेक्चर में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। याद रखना, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो, इट रिप्रेजेंट्स 2 लाइन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस, ठीक है। 2 लाइन को रिप्रेजेंट करती है। एक प्लेन में 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल रहती हैं या कोइंसाइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशंस करा था, वो कंडीशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास ऐसे कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, तो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन है क्या सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 b1 आएगा। इसी तरह मेरे पास सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये आपके पास मेन चीज है। आप x का कोएफिशिएंट a1 है, यहाँ पे a2 है, ठीक है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इन कंडीशंस को चेक करने के बाद हम बताते हैं कि वो जो 2 लाइन है ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्ट करता है, कोइंसाइड करता है या पैरेलल रहती है, ठीक है। वो ग्राफिकली सब्स्टिट्यूशन। अब अलजेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं,
आपके पास 3 मेथड है। पहला है आपके पास है सब्स्टिट्यूशन, फिर है एलिमिनेशन, फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं, तीनों के अलग अलग या चारों के हम अलग अलग क्वेश्चन हम करेंगे, आपको तब और समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन डील अप करेंगे, तब तक के लिए आप खुद से करिएगा घर पे जाके। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है हमें टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है, विल डिस्कस ऑन दैट। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।